देखिए बेटा जी, आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कैसे होते हैं क्वेश्चन वो भी सामने आ जाएंगे, और एक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर होगा। पर है ये 5-5 मिनट के कॉन्सेप्ट, पर इनके क्वेश्चन एकदम से पकड़ के मतलब देख के समझ आ पाए, ये मैटर करती हैं चीजें। सबसे पहले अगर मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो हालांकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ये लगा चुके होंगे, क्योंकि इसी क्लास को अगर मैं याद दिलाऊं ना, तो हमने थर्ड क्लास जो करी थी जिस दिन फॉर्मूले करने से पहले, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, वो यही था इनडायरेक्टली। यानी इससे ज्यादा हम वहां पढ़ चुके। तो बस ये नाम से है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसे बस प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, अगर आपने दो इवेंट एक साथ निकालने, सक्सेसिवली ड्रॉन, क्वेश्चनों में बार बार ऐसे बोला होगा सक्सेसिवली ड्रॉन, एक के बाद एक, मतलब लगातार निकालना, ऐसे शब्दों का यूज करेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकली, सीधा बी की एकदम नहीं निकली, बी की निकली ए के निकलने के बाद। फिर 3 इवेंट भी निकल सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, तो मान लो मेरे पास 5 तो रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। डन। उसने ये कहा इफ अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स, मतलब 2 बॉल निकालने, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड। यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर, अब दिमाग, और या 1 बॉल इज ड्रॉन देन अनदर बॉल आफ्टर 1 बॉल ड्रॉन, ये भी एक बात हो गई। या 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ये शब्द जोड़ देगा। यानी बहुत बॉल्स आर ड्रॉन, बहुत बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। यानी सक्सेसिवली वर्ड से मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, सक्सेसिवली से मतलब है एक के बाद एक, यानी लगातार 2 बॉल निकाली गई हैं। यानी पहली जब मैं रेड बॉल निकालूंगा, समझना 2 मिनट, प्रेजेंटेशन बाद में, पहले कॉन्सेप्चुअली पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 बाय, कोई नहीं हमारे बीच मौजूद एक बच्चा जोड़ भी नहीं पा रहा है कितने होते हैं, कोई बात नहीं। तो वेट, अब दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये जो आपने 4/11 बोला ना, यानी आपने अपने माइंड में ये कहा यार एक रेड तो निकाल चुका, यानी असर पड़ रहा है दूसरी रेड निकालते समय। दूसरी रेड निकालते समय किसका असर पड़ रहा है, पहली रेड बॉल का। तो पहले प्रेजेंटेशन से समझते हैं। पहली रेड बॉल निकाल दी इंटू दूसरी रेड बॉल निकाली, पर पहली रेड बॉल निकलने पर, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। क्योंकि इसका मतलब समझो, पहली रेड बॉल के होने पर दूसरी रेड बॉल निकाली, ये यही डिनोट करा, वही करा आपने 4/11, जिसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट निकाला था बस। और R1 इंटरसेक्शन R2, क्लियर है, बोलो हाँ। यानी क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कैलकुलेशन आप कर ही दोगे। इसको आप चाहते तो कॉम्बिनेशन से क्या लिख सकते थे, 5C2 डिवाइड बाई 12C2, आंसर सेम आएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। 4×3 = 12, 3 5/33, नहीं आया क्या समझ, बोलो ये क्लियर है, नहीं आया समझ, चलिए ग्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे, ये तो चलो क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में 2 या 2 से ज्यादा बॉल ड्रॉ करे कोई दिक्कत नहीं, पर ये बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। विद रिप्लेसमेंट भी बोल सकता है, सक्सेसिवली ड्रॉन में विद रिप्लेसमेंट भी बोल सकता है। बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, पहली बॉल का फर्क नहीं पड़ रहा, सक्सेसिव ड्रॉन है, विद रिप्लेसमेंट बोल दिया, तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब तुम R2/R1 लिखो, कोई सेंस नहीं बनता, R2 अकेली अपने आप में डायरेक्ट निकल गई। फिर दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट में, विद रिप्लेसमेंट मतलब हो गया बैग में तस से मस नहीं हुआ, तो दूसरी रेड बॉल निकालनी पड़ती 5/12। समझ गए मेरी बात, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कोई फॉर्मूला अलग से नहीं बताया जाता, वो बस लिखने की प्रेजेंटेशन होती है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही, पर कहीं ना कहीं हमारे को अपने माइंड को एक वो देना है कि यार लिखा कैसे जाए थोड़ा सा। क्लियर है, बोलो हाँ। अब एट द एंड तीसरा, अब जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलो मैंने, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे कह सकते हैं ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उल्टा है। कंडीशन में कंडीशन देने के बाद किसी इवेंट की घटना घटित हुई। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एक इवेंट होने, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलेगा, सपोज आपने अपने दुश्मन की कोई पिक अपने सामने लगाई, ठीक है, समझ गए,
ठीक है, और ऐसे करके त्रिशूल सा नहीं होता, हाँ मतलब तीर मार रहा है वो, अब उसके 10 में से 7 हिट हुए, तो इस बंदे के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पहली बात तो कितना, हिट ना करने की। ठीक है, ये क्लियर है, बोलो हाँ। चलो जी, पता चली, इसके दोस्त को पता चला, अच्छा, तो उसने कहा मैं भी मारूंगा भाई, मेरे को भी मौका दे, तो वो भी आया उड़ता हुआ, हाँ, हो, अभी ले तू भी। ठीक है, या इसने बंदूक उठा ली सीधा, कह रहा मैं गोली से मारूंगा, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इसने ऐसी 12 गोलियां छोड़ी, इसको 5 हिट हुई, तो इसके इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कपड़े पहना दो नंगा सा लगे, ये क्लियर है, प्रोबेबिलिटी इसके हिट करने की क्या हो गई, और इसके हिट करने की 10 में से, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये नहीं बोला ये हिट करेगा फिर ये हिट करेगा, ये करेगा, ये ना, कोई सेंस ही नहीं बनता, ये इंडिपेंडेंट है। अब बात आती है सर क्वेश्चनों में इस बात का असर कैसे पड़ेगा इंडिपेंडेंट का, सही बात है, तो इसका इंडिपेंडेंट का असर बहुत ही सीधे तरीके से है, इंडिपेंडेंट के केस में आप क्या करोगे, जो एक्चुअल एक्चुअल रूल है ये अभी तो, कि ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट इवेंट पहले चेक करने के लिए बोलेगा, फिर उसका यूज अपना आप करने लग जाओगे, यूज में क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, अगर एक साथ 2 या 3 चीजें एक साथ वर्क कर रही हैं, क्वेश्चन में 2 रेड बॉल निकालने, 3 इंटरसेक्शन ही लगेगा, पर इंटरसेक्शन में इनटू आ जाएगा, बस क्या, पहले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया, सारे फॉर्मूले जो पिछले पढ़े हुए थे वो सब अलग हो गए एकदम से, पर कब, इंडिपेंडेंट वर्ड के बाद, फिर वही वाली बात, अगर इसी जगह पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलता तो इंटरसेक्शन 0 हो जाता, सब क्वेश्चनों का अपना सेंस है, तो उसने अगर ये बोला इंडिपेंडेंट है, यानी ए और बी का कोई भी लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या रहेंगे, यानी इंटरसेक्शन इनटू के बराबर होता है, इसी के बदले दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला और बन गया, जो बड़े बड़े फॉर्मूले होते थे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी जिसे हम बोलते थे, तो इसमें हम लिखते थे फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला छेड़ रहा हूं मैं ना, इसी फॉर्मूले को सबसे बेस्ट पार्ट क्या हो गया इंडिपेंडेंट होने की वजह से, कि यही इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, क्लियर है, बोलो हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका खुद अपने आप में एक बड़ा फॉर्मूला था, वो सारी चीजों का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या हुआ, जहां इंडिपेंडेंट समझ आया, सोचना ही नहीं है भाई, इंटरसेक्शन इनटू बस। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे होंगे, वो भी क्लियर होगा, पहले प्रूविंग कर लेते हैं, जो मेन फॉर्मूला मैंने कह दिया, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट से तुरंत बेनिफिट आपको क्या मिला, इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाएगा, भाई कुछ तो लेके चलना पड़ेगा, सही बात है, तो हमें ये पता है इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन इनटू होता है, मैं खुद कह रहा हूं ये इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन निकालो, तो क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, नहीं आया समझ, अरे यार ये तो सेम बन गया, पर कब, इंडिपेंडेंट होने पे, वैसे नहीं कह रहा इंडिपेंडेंट ये तो फॉर्मूला लगा दो, ना 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 ना, फिर वो अपने फॉर्मूला अपनी जगह ही है, उन फॉर्मूलों में जब कोई रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगाएगा तब आपको फॉर्मूला चेंज करना है, नहीं आया समझ, एक बार को नाइदर ए नॉर बी के भी फॉर्मूले को समझ लेते हैं, अभी आप इसके चक्कर, क्योंकि ये तो अपना आप में बहुत बड़ा फॉर्मूला था, क्या, नाइदर ए नॉर बी को पहले हर एक का उल्टा करेंगे, होल का नॉट, किसी भी चीज का नॉट निकालने के लिए 1 में से माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, अकाउंट में कितने हैं, चल ये चीज अच्छी है, किसी एक को संभालना है, थोड़ा समय इसको देना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं अकाउंट को कम कर दें, अगर उसमें कॉन्फिडेंस बनना है वो बनाए रखियो, ठीक है, इसको चाहे किनारे पे ले आओ, पर ये मैटर करती है चीज़ें। गुरुजी आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं सबसे ज़्यादा पूरे बैच में इस वक्त, ये तो चल ही रहे हैं, ये भाई साहब तो घर में मौज लेते हैं यहाँ से जाने के बाद, इनकी तो बात अब हटा दो, एक बड़े भैया ये बैठे, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, पर थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो बात अलग है, पर यहाँ से बैच खाली हो ये तो क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है, इनके बस की पढ़ना तो है नहीं बैठ के,
पर तुम कैसे डिस्टर्ब हो रहे हो आने जाने से? यहाँ से जाने के बाद फिर मेंटली प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है क्या? रोक रहा है, कहाँ दिक्कत है, मैनेज कर। ठीक है, टेंशन ना लो, तुमसे कम ना लाएगा कोई, तुमने तो कह ही ढाया है। पेरेंट्स का सर तुमने बिल्कुल गर्व से ऊंचा कर रखा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? अपनी बातों से भटक जाएंगे, सॉरी बेटा, बात बात करनी पड़ जाती है बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझ आ रहा है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। तो मैं एक बार को इस फॉर्मूले को थोड़ा सा प्रूविंग में ले आ रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखते चलिएगा। ये क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन निकाल दिया माइनस के साथ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा। बोलो हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट पूरे में से कॉमन निकाल दिया। समझ आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अरे ये तो सेम बन गया, तो इतना बड़ा प्रोसेस करूंगा ही क्यों, जहां मुझे पता चल गया ए और बी दोनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तुरंत मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो सर इसमें क्या दो ही होते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, इंडिपेंडेंट में 4-5 जने भी हो सकते हैं। और जहां इंटरसेक्शन निकालने की बात आएगी वही सारी चीजें तुरंत इंटू में तब्दील कर देना। नॉट लग रहा है नहीं लग रहा है कुछ मैटर नहीं कर रहा, सबसे सबसे बेहतरीन पार्ट है ये, और जो आपको मैं मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस एक साथ करके दिखाने जा रहा हूं। रेडी? बोलो हाँ। हाँ तक भी ना बोल। देखिए सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एग्जांपल नंबर 28 है आईएससी की बुक से, पर हमारे को कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता सीबीआई आईएससी, ये मैंने खैर अभी 11th क्लास का पूरा भाषण दिया है, पर कुछ बच्चे अगर 12th में ही गलती कर रहे हैं तो समझ जाओ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब आप दे रहे हैं बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब है जहां से क्वेश्चन मिले वहां से करिए, पर पहली प्रायोरिटी वो जो बुक ने खुद अपने आप में बोला था कि पहले मेरी को करना फिर आगे का करना। ठीक है, एनसीईआरटी वाले पहले एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देंगे, आईएससी वाले पहले अपनी बुक को देंगे, फिर एक दूसरे की बुक को देंगे, फिर मेरे असाइनमेंट को देंगे। देन चौथा फिर पॉइंट आ जाता है सैम्पल पेपर्स या चैप्टर वाइज जो भी बुक इश्यूज होती हैं, जो कि इस टाइम पे करना शुरू हो जाता है अक्टूबर में, और दिसंबर के बाद अपनी टेस्ट सीरीज, जो बोर्ड एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर लें कि यार सारे चैप्टर अगर एक साथ आए तो क्वेश्चनों को कैसे फेस करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड यहां तक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, यस और नो? क्वेश्चन में सबसे पहले उसने बोला क्या, उसने कहा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी पता है। क्वेश्चन में पहला पॉइंट ये बोला है, पहले चेक ही कर लो ये इंडिपेंडेंट है ना है? तो हम क्या करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। चेक करने का तरीका भी यही है। तो सब अब इंटरसेक्शन तो पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मेहनत थोड़ी सी कर लो, पुराने कॉन्सेप्ट को ये थोड़ी ना देगा नहीं। अब ए बाई बी का अपना फॉर्मूला क्या है, बोलो? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई 0.3। प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिखते हैं, पता है बात? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, तो 0.3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो क्या आया, 0.12। 1.2 नहीं, 0.12, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो कभी वैसे भी नहीं हो सकती। ये क्लियर है? पहला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये चेक करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब आपको ये निकालना नहीं है, अभी चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है पहले से, लिख के चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है। जब मैंने इसकी इंटू करी आपस में, क्या आया, 0.12 इज इक्वल टू 0.20। क्या ये बराबर है? नहीं, तो हम तुरंत क्या बोल देंगे, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नहीं आया क्या समझ? नहीं आ रहा? बोलो। फिर ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, वो हमने निकाल ही लिया। क्लियर? बोलो हाँ। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.12 आया समझ? नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जैसे बोलते रहे वैसे वैसे समझते चलिएगा।
डन। कुछ क्वेश्चनों में क्या होगा, खुद ही निकालनी पड़ेगी या खुद ही इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा, जैसा भी बोले हमें तो चलना है सीधे सीधे तरीके से। क्वेश्चन देखिए आराम से। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 पीपल इन एन ऑफिस डिसाइड टू एंटर अ मैराथन रेस है। 3 पीपल इन एन ऑफिस डिसाइड टू एंटर अ मैराथन रेस, द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दैट दे विल कंप्लीट द मैराथन। कहीं भी क्वेश्चन में वैसे हालांकि बोल दिया उसने इंडिपेंडेंट, पर मैं कह रहा हूं ये लाइन नहीं दे रखी, मैंने ये मान ही लिया क्वेश्चन में कि आपको ये लाइन दे ही नहीं रखी। क्यों एज्यूम करूं मैं अभी, हमें तो सोच, क्योंकि जब नहीं देगा तब भी तो हमें एज्यूम करना ही है इनडायरेक्टली। तो पहले तो इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से समझो। ए की, बी की, सी की, तीनों ने बोला मैराथन में रेस के अकॉर्डिंग ऑफिस में एंटर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तीनों की अलग अलग दी है, तीनों की अलग अलग दी है। जब तीनों की अलग अलग दी है तो मेरे लिए इंडिपेंडेंट ही हो गए, अलग अलग दे क्यों रहा, वरना ऐसे भी तो बोल सके ए के करने के बाद बी ने मैराथन में रेस में भागीदारी करी या भागना शुरू करा, समथिंग जो भी वो लैंग्वेज बोलना चाह रहा है। पर वेट, तो क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जब ऐसी चीजें अलग अलग दे तो वो बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट कहलाती हैं अपने आप ही। और ये ऐसे 4-5 क्वेश्चन जब सामने आने शुरू होंगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे भी, पहली बार है। पर वेट, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है इसके होने पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, चाहे उसने सीधा फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है ए बी सी की प्रोबेबिलिटी देने के बाद। तो एक चीज बताओ, पॉइंटों में रहने देना है, पॉइंटों में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपने आप निकालना, बी नॉट भी निकाल के रख लेना, सी नॉट भी निकाल के रख लेना। तो ना ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, और बी के, और ये क्वेश्चन की पहली लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि सारा खेल सेंस का है जो मैंने बताया था। पहली लैंग्वेज में वो क्या बोल रहा है, दे ऑल कंप्लीट द मैराथन, यानी तीनों के तीनों ने जब भागना शुरू करा तीनों ही कंप्लीट करते हैं। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कह रहा है एक तरह से तीनों ने कंप्लीट करी, यानी ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी। क्लियर है? पहले जब इंटरसेक्शन आ गया, अब इसका तो हमने फॉर्मूला ना याद किया। अरे तो इंडिपेंडेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है, 3 दे दे या 4 दे दे, सबको मल्टीप्लाई में करना। नहीं आया समझ? तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। नहीं आ रहा क्या? 0.9, 0.7, 0.6, 9 7 जा 63 और 0.6 कैलकुलेशन कर लोगे। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एटलीस्ट 2। अब वेट शब्द, अब यहां सेंस निकल रहा है, अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो टाइम लगेगा, पर फिर भी सोचना तो पड़ेगा। मेरे सामने रखी 3 चॉकलेट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। शब्दों पे ध्यान देना, पहले मैंने बोला 2 ही चॉकलेट खाऊंगा, तो सेंस कौन सा निकला पहले ये बताओ। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, एग्जैक्टली 2 चॉकलेट खाऊंगा मैं, 1 2 3। तो कौन कौन सी खा सकता हूं, कितनी बातें निकली इसमें भी, 1 और 2 खा सकता हूं, 1 और 3 खा सकता हूं, 2 और 3। पर आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, जब आपने बोला 1 और 2 खा सकते हो तो आपको साथ में ये लिखना पड़ेगा 3 नहीं खा रहे, नहीं समझे? तभी वो 1 और 2 वैलिड हो गए। पर वेट, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मैंने कहा यार 3 चॉकलेट मेरे सामने थी, कम से कम 2 चॉकलेट तो मैं खा लूंगा, यानी मैं 2 खा सकता हूं या, यार आप गलती कर रहे हो, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, कम से कम 2 चॉकलेट तो मैं खाऊंगा। नहीं समझ रहे क्या? जब तक आप सेंस में नहीं लाओगे तो न्यूमेरिकल डिजिट गड़बड़ हो रही है, न्यूमेरिकल मतलब फिर क्वेश्चन बिगड़ रहा है। नॉर्मल सोचो ना, मैंने कहा वही जो अब आपने बोला है 2 या 3, यानी मैं 2 खा सकता हूं या 3, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो 2 रेस में कंप्लीट करेंगे या तीनों कंप्लीट करेंगे, ये सेंस आ रहा है। पर 2 कौन सा करेंगे ये तो बोला ही नहीं, उसके खुद 3 केस है, समझना लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटलीस्ट 2, ये बोला उसने, एग्जैक्टली 2 नहीं बोला, एटलीस्ट 2 बोला है। तो एटलीस्ट 2 के केस में क्या होगा, ए ने करा कंप्लीट, बी ने भी कंप्लीट करा, सी ने नहीं करा, 2 ने कर दिया ना लैंग्वेज में भी। वेट, पर जरूरी है दोनों करें, उसे ये तो बोला ही नहीं कौन से 2। तो वेट प्लस ए ने करा, बी ने नहीं करा, सी ने कंप्लीट कर दी रेस, ए ने नहीं करा तो बी सी ने कर दिया। क्लियर है? और या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों ने, इसका एक ही केस बनेगा तीनों का, नहीं समझे? और इसकी कैलकुलेशन में इंडिपेंडेंट की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं आ रहा क्या समझ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं आया क्या? और कैलकुलेशन कर लोगे या दिखाऊं? 2 के होने की, तीसरे के ना होने की रखनी इंटू में,
फिर दो के होने की तीसरे के बीच में ना होने की रखनी है, लास्ट के दो के होने की पहले के ना होने की रखनी है, आगे पीछे हो जाए मैटर नहीं कर रहा, और तीनों के फिर होने की रखनी है इनटू में। कर लोगे कैलकुलेशन? चलिए आप कह रहे तो मैं मान लेता हूं, पर वेट, अभी क्वेश्चन मैंने कहा ना आज क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा, क्वेश्चन तो करने के लिए दे दिए एक्सरसाइज आपके लिए। रेडी? ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, पहले का आंसर क्लियर है, तीसरे का भी ये क्लियर है, 3 केस तो इसके ये हो गए, इसे 2 कंप्लीट बोला ये रहा, फिर एटलीस्ट 3 के लिए अलग से एक और केस जोड़ दिया, ठीक है? बोलो हाँ। अब इस पर आ जाओ। ऐसे न्यूमेरिक देखो, अगर किसी को लगता है ना ज्यादा लैंग्वेज समझना है तो देखो बिल्कुल भी जीरो मत करा कीजिए, हर दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज रखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप ना एक दो क्वेश्चन समझ आने ना आने की वजह से कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, सर चैप्टर समझ नहीं आया। यार कैसी बात कर रहे हो, चैप्टर को ब्लेम मत करो ना एकदम से, फिर तो आपका आया गया सारा समय जीरो हो जाता है, इतना मत करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक किसी को इंटीग्रेशन अभी भाई नहीं रही, पर बिल्कुल जीरो मत करिए उसे, एग्जाम्पल करिए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करिए, शुरुआत दीजिए, पर देनी पड़ेगी, बच नहीं सकते आप, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड है और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बेस्ड है, तो यानी फिर डिफरेंशिएशन मैटर कर जाती है। तो धीरे धीरे समय दीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देना पड़ेगा। जब तक रोकोगे तब तक पीछे हो रहे हो आप औरों से। पर इसे आप ऐसे समझिए कि खाना पीना जैसे उसी से ही आना है, तो अब ऐसे पढ़ के सोच के पढ़ो, चाहे 2 मिनट के लिए, मत सोचो इधर उधर की बातें। अगर हमारे पेरेंट्स जब रोज अपना आप बाहर जाते तो यही माइंड में रहता है कि बच्चों के लिए अगर जिम्मेदारी पूरी करनी है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो रोज रेगुलर रूटीन अपना अपना रखते हैं, तो तुम भी ऐसे सोच लो। क्लियर? कि मुझे अपना एक टारगेट फिक्स कर रखा है, अगर मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, और ये वही है चलता। ठीक है यार, किसी पर अदर ऑप्शन हो तो हमें भी बता दो, मैं भी वही कर लूँ। होता है ना कि किसी को चुपचाप बताओ भाई साहब ये नहीं करवा तो ये कर लूँगा तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा हो तो बता देना, फिर तो मैं भी काय पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, बैठे बैठे पैसा आना चाहिए, नहीं आएगा। चाहे कुछ भी करें, चाहे पैशन को फॉलो करें, पर प्रोफेशन जब पैशन में भी बनता है तो भी समय देना है आपको, क्रिएटिव आइडिया लगाने के लिए समय तो देना पड़ेगा, बस किसी को ज़्यादा किसी को कम। मेहनत तो ना रिक्शे वाला भी कर रहा खींच खींच के, इस बात को मत सोचिए, मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत किस लेवल पे और किस तरीके से कर रहे हैं मैटर कर रहा है। ठीक है भैया, ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा E1 E2 E3 सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और साथ में इंडिपेंडेंट भी। सबसे बड़ी बात देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया E1 और E3 को, और E1 और E2 को इंडिपेंडेंट बोला है, तो 2 केस दे दिए। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है तो इसका मतलब क्या है, यानी क्वेश्चन में लिख दूं क्या मैं, यानी E1 और E3 क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 एंड E2 क्या है आपस में, E1 E2 रहेगा। ये समझ आ रहा है? ये तो मैंने लिख लिया पहली लाइन के अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है सबके सेम सैंपल स्पेस है, ठीक है, यानी डिवाइड के केस में सबके जैसे एक जैसे न्यूमेरिकल डिजिट हैं। फिर उसके बाद बोला गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन दैट, अब E1 E2 दे दिया, E1 की प्रोबेबिलिटी अलग दे दी, E3 की प्रोबेबिलिटी अलग दे दी, E1 यूनियन E2 अलग दे दिया, डन। और फिर कितना क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह दिया पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 चाहिए, दिख रहा है ना सबको, है E3 कह रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए। नहीं आया समझ? तो पहली चीज भाई, एक ही चीज दिख रही है यहाँ तो उसी से निकालूंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया पहले तो ये बताओ, पहले पूरा फॉर्मूला ही लिख दो, भाड़ा में क्या क्या दे रखा, मेन फॉर्मूला भी लिख दोगे गलत कुछ नहीं है। इतनी आ रही है, झटका लिया तूने, बता दियो मेरे को, मैं झट मतलब नींद दूर कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, आपसे नहीं, सब पड़ोसी भैया आपसे, सर आप तो बड़े लोग। बस देख ले, खून तो निकाल ही दिए आज, बच्चों के भी मेरे भी हैं, इतना पीटा था बस बच्चों को। रिजल्ट आया ना आज 11th का भी, सेंट जोसेफ का, फातिमा का, सब कुछ। क्योंकि आज सुधारूंगा तो 12th में तुम जैसे नालायक तो नहीं बनेंगे, या फिर पीटते पीटते मेरे भी डंडा लग गया।
करें E1 यूनियन E2 5/8। E1 और E2 के बीच में उसने क्या दे रखा है, अब सुनो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखे है क्या इसमें, भाई हमारे लिए अच्छी बात है। E2 क्या है, E2 ही रहने देता हूँ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिपेंडेंट की वजह से क्या आया, E1 की E2 से इंटू, और E1 की प्रोबेबिलिटी क्या लिख दूं, ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, यू ना जाएगा उड़ता हुआ, ये जाएगा बस उड़ता हुआ, नहीं आ रहा समझ। तो ये 5 एलसीएम लिया, 5 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 5 पंजे 25, 8 दूनी 16, 8 5 जा 40, 3PE2 अपॉन 5, यहाँ पे क्या आ गया 9/40, 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो U 5 अट्ठे 3 दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ गई, तो इसका यूज कर पाया ना इंडिपेंडेंट का, वरना इंटू में लिखता ही नहीं मैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, वही तो बताइए। E1 अरे तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा जो पता था उससे निकालना शुरू कर दिया मैंने, ये क्लियर पहले बोलो हाँ। फिर कह रहा है E1 इंटरसेक्ट यूनियन E3 बताओ, ये तो वैसे निकल जाएगा, क्यों E1 प्लस E3, कहो तो मैं पूरा फॉर्मूला जान के लिख रहा हूं, क्योंकि कभी आप सोचो वो कहां गया, ये चीज जीरो हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वजह से। ये दे रखा था कितना 1/3, और ये कितना था 2/5, तो 5 3 दूनी 6, 6 और 5 11/15, ये समझ आ गया बोलो हाँ। क्वेश्चन में कुछ नया तो नहीं है बोलो, ठीक है वेट, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो हो गया है। अब सुनो, इसके अंदर एक्चुअली दो पार्ट है, अरे भैया बड़ा, दोनों है, 4 पार्ट है। इवेंट बी लिखा हुआ है ये, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे। इवेंट बी टोटल ऑफ द नंबर्स शो, वेट बच्चों भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी, क्वेश्चन एक बार आराम से रीड कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलो क्या दे रखा है, वो स्विच ऑन है, उल्टा लग गया था मेरे से ही लग गया था वो उल्टा, तो ये जुगाड़ मैं नहीं करा था ना बाद में, करें द ऑर्डिनरी, क्योंकि साइंस का तो मैं हूँ नहीं, तो कॉमर्स वाले जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑर्डिनरी फेयर डाइज, ऑर्डिनरी पता है इसका मतलब क्या है, नॉर्मल डाइज, ज्यादा मत सोचना, पर रेड एंड 1 ब्लू आर टू बी रोल्ड, ओ हो दो सैम, जैसे ही इसने 2 डाइस रोल करे तो माइंड में पिक्चर बन जाती है 1 1 1 2 डेड 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 6 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। सुनो क्वेश्चन को यहाँ पे मत रोकना, जब 3 4 पार्ट होता है और अच्छी बात होती है, वो क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है आपको हर एक तरीके से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इवेंट ए द नंबर शोइंग ऑन रेड डाई विल बी अ 5 और 6, वो ये भी तो बोल सकता था 5 और 6 बस, जान के रेड वर्ड क्यों घुसेड़ा, रेड बोलने का मतलब पता क्या हो गया, अब आप अपने अकॉर्डिंग किसी को इस क्वेश्चन में या तो रेड को फर्स्ट पे या सेकंड पे, किसी एक पे लेके चलना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी। और अगर मैं पहले पे लेके चलता हूं तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये 6 और 6 12 इवेंट बने, पहले समझ आया। रेड बोलने का मतलब, रेड देखो उसने पहले रेड बोला है ना, तो मैंने ये मान लिया कि पेयर में पहला वाला रेड को दूसरा वाला ब्लू को डिनोट कर रहा है, बात खत्म, तब 36 बने, समझ गए। अदरवाइज अगर वो ये बोलता ही नहीं
तो माइंड में आता है 5 और 6 कहीं भी आ सकते हैं, पर उसने मेंशन कर दिया भाई रेड, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, तो इसका मतलब हम समझ गए कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इवेंट है, ए इवेंट में 5 और 6 पहले नंबर पे आएंगे, तो सारे लिखूं क्या, समझ गए ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बैठी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 12/36, पता है कितने बने, 5 से शुरू हुई सारी सीरीज, 6 से शुरू हुई सारी सीरीज, डन है। लिख दूंगा मैं यार इतनी देर में, तो लिख देता मैं। दूसरा क्वेश्चन, द टोटल ऑफ द नंबर शोइंग ऑन द 2 डाइस विल बी 7, यानी टोटल, अब उसे रेड ब्लू से मतलब ही नहीं है, उसको टोटल चाहिए। तो वेट, सुनो सुनो सुनो, अगर आप ये इवेंट नहीं लिखोगे बाद में कंफ्यूजन होगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट जब पूछेगा तो आपको ये इवेंट की जरूरत पड़ती है, कॉमन खुद निकालना पड़ता है क्वेश्चनों में जब चेक करनी बात आए। तो 5-3, 5-4, 5-6, 6-1, 6-2, 6। एक बात अच्छी लगी मुझे, आज एक पेरेंट्स आए थे मिलने, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली, सर 7-8 दिन पहले आपने बच्चे पे क्या जादू किया है ये तो मुझे पता नहीं, पर बच्चा बहुत सीरियस मोड पे पढ़ रहा है, पूरा पूरा, तुम्हारी 12th क्लास की है, तो पूरी, उसने पूरे रूम का नक्शा मेरे से चेंज कराया है, अब कि मैं बेड पे नहीं पढ़ूंगा, प्रॉपरली एक पूरा तरीके से सिस्टमेटिकली पढ़ रहा है, पढ़ने में बच्चा ऑलरेडी अच्छा है, पर नाम लेके करने के पॉइंट क्या है कि उसके पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों ही मिले थे, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, पेरेंट्स से खुद ही मैंने फीडबैक मांगा, मैम देखो आपने आज से 11 साल पहले भी हमें देखा, अब जो 1 साल से बच्चा अब लगातार आपने किसी विश्वास के साथ तो भी आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा सर लिटरली हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे में अब हम चेंजेस देख रहे हैं वो एक अलग ही लेवल पे है, यानी दिखते हैं वो चीज़ें, तो लगा कि नो डाउट जिस बच्चे पर असर है वो कर रहा है और पेरेंट्स को भी वो दिखता है। यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है हमारे साथ, कई सालों तक तो पढ़े नहीं, और अगर अब पढ़ के दिखा देंगे गलती से तो हमारी इंसल्ट है, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे पढ़ कैसे रहा है, कईयों के साथ होती है ये चीज़ें, क्या कर रहे हो यार, बट तुम पढ़ के तो देखो, पेरेंट्स को खुशी ही हो रही है उसमें, थोड़ी बहुत शुरू में टोंटिंग वाइज हो सकता है, पर बाद में उन्हें पता है इनडायरेक्टली कि वो खुश हैं, ऊपर से मम्मी की तो मत करना पड़ रहा है, पापा को भी जाने से रोकेंगे, खुद किसी भाई बहन को गेस्ट को भी कॉल करके बोल देंगे जी आना मत बच्चों के पेपर हैं, वैसे भी करके चलते हैं, पर आप समझो आप गलती कर रहे हो फिर से, ये मौका है। उन्होंने एक चीज और बोली जो कि बहुत अच्छी लगी, यानी 7-8 दिन पहले ही उसने अपने जहाँ टेबल वेबल लगाई है वहीं चार्ट पेपर पूरा अच्छे से चिपकाया है, तो विवेक और मैं दोनों ही बैठे हुए थे, मम्मी पापा जब साथ में थे, तो विवेक कहता है अब लगाया तूने, फिर वो कहता हाँ भैया, क्योंकि ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले मिल चुकी थी, और 1 हफ्ते पहले पर उसने लगाई, पर लगाई कैसे, पड़े मन से लगाई, यानी इसका मतलब क्या है उसने मन से लगाई, अब जो लगाई है उसको एक टारगेट बनाया तो मन से एक्सेप्ट किया उस टारगेट को अचीव करने के लिए। अब ये डिपेंड आपके अंदर भी मन से आना चाहिए, वरना वो मैंने पहले बोल देता मुझे कोई पिक थोड़ी ना मंगानी है, वो जो आप चार्ट पेपर लगाओगे जो दिया गया था लास्ट दे दिया था ना यहाँ पे मैंने, अच्छा इस बैच में रह रहा है अभी, वो तो मिल जाएगा, तो तू कभी भी जब कहेगा मैं दिलवा दूंगा, मैं मतलब मेरी तरफ से लेट हुआ है वो, मेरे बच्चों के लिए लेट हुआ है, विवेक ने तो दे दिया था अपने बच्चों में, तो मेरे से लेके जाना अभी, ठीक है। अच्छा वो बोल दी ये वाली बात, तो अब सुनो, अरे भैया तू बाद में आइए, ये किसके गई किसके गई? सुनो ए इवेंट, चलो बी इवेंट क्या है क्वेश्चन में, टोटल, टोटल में क्या आ रहा है, टोटल टोटल 7, अरे हाँ मुझे भी पता है, नंबर पूछ रहा हूँ, कह रहा है समीर 7, 2-5, 5-2, 6-1, 1-6, 3-4, एक और कोई सा नहीं, सी इवेंट की भी बात कर लेते हैं, की भी प्रोबेबिलिटी लिख दो साथ साथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, काट पीट नहीं कर रहा अभी, सी इवेंट को भी अलग से छाट लीजिए, द टोटल ऑफ द नंबर 8 होना चाहिए इसमें, अब 2-6-6-2, 3-5-5-3 और बस, बस इसमें कम है एज कम्पेयर टू 7 के, नहीं आया समझ, नहीं सर 7 तो ज़्यादा है, 8 से 8 ज़्यादा है और ज़्यादा होनी चाहिए, ना 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 कम होने शुरू हो जाता है, अगर आपको मैंने डायग्राम दिखाया था तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी इसकी लिख देता हूँ,
अच्छा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट है, पर ये चेक कराना चाह रहा है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसके लिए चेक करने का देसी तरीका, अब हमें खुद ही चेक करना है। पहले तो कितना हो गया, अब वो क्या कह रहा है कि स्टेट द रीजन ए बी सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। सुनो, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, यानी ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले लाइन क्लियर है, बी एंड सी, बी और सी में कुछ भी कॉमन है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ गए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर ए और सी की बात कर लो, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। अरे ध्यान से देख के बोलो यार, क्या बात कर रहे हो तुम हैं। U6 तो मुझे पहले नंबर पे दिख गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हवा में तीन मार रहे हो, बोल दो है या नहीं है। दूसरा पॉइंट तो क्लियर है। फिर तीसरे पॉइंट में उसने बोला ए और बी में इंडिपेंडेंट चेक करो। इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए की इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये आपको खुद निकालनी पड़ेगी। इन दोनों में कॉमन तो सुनो, 5 और 6 पहले पे होने चाहिए, तो 5 और 6 ये रहे, 1 और 2, 2 इवेंट हो गए कॉमन, 2/36 तो ये आ गया। पहले क्लियर है कैसे करा है। कॉमन भी खुद ही निकालेंगे, ए की भी प्रोबेबिलिटी खुद ही निकालेंगे और बी की भी खुद ही निकालेंगे। नहीं आया समझ। अगर ये बराबर आया तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो क्लियर दिख रहा है, 12 3 36, 3 दूनी आ रहा है बराबर, क्योंकि 1/18 ये आया तो 1/18 ये आया। तो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नहीं आया समझ, बोलो हाँ। क्या आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है, बोलो हाँ। 4 मिनट ऊपर, समझ आ रहा है ना। एक्चुअली बस एक क्वेश्चन इस तरीके कराना है, एटलीस्ट वंस वाला, क्योंकि वो ज़्यादा दिक्कत देता है। ट्राई करके देखना, डाउट आएंगे क्योंकि मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर, हाँ सर वो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सफिशिएंट होते हैं, पर फिर भी दब 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 ये कर लोगे, जब 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 कर लोगे, जब 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 कर लोगे। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को देख लीजिए। चलो लास्ट है ये, इसके बाद आप करते रहना। क्वेश्चन में ना मुझे एटलीस्ट वन सिखाना है बस, ये इनमें खेल क्या है क्वेश्चनों में। ये बहुत दिक्कत देते थे, मुझे तो बहुत देते थे, पर जब आराम से फिर पूरी आरडी कर डाली थी इस चक्कर में प्रोबेबिलिटी के टाइम पे, अपने टाइम पे, तब समझ आया वो यूनियन एटलीस्ट वन से एक ही बात हो गए, और ना होने की निकाल के वन में से माइनस करना भी एक ही बात हो गए। एटलीस्ट वन मतलब एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा होने की, तो ना होने वाला केस नहीं है इसमें। तो ना होने की निकाल के अगर टोटल प्रोबेबिलिटी वन में से माइनस कर दे तो होने की तो आएगी, या एक से ज्यादा। तो ये सेंस निकाला जाता है इन क्वेश्चनों में ज्यादातर। बताओ आराम से, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1/6 when 5 dice are thrown। नहीं आया मतलब समझ, 5 बार डाइस थ्रो करा, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। समझो जरा, क्वेश्चन में कितनी बार थ्रो किया, 5 बार। एक डाइस के थ्रो करने पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक डाइस के अंदर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और ना आने की। क्वेश्चन इसे आप अभी ऐसे मान लो ये आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। अच्छा वेट, जब पहला डाइस थ्रो करा और जो दूसरा डाइस थ्रो करा, इन दोनों का कोई लेना देना है क्या। ये कहेगा भाई 5 आ गया मैं 6 आऊंगा, नहीं मैं नहीं आ रहा 5, ऐसा करेगा क्या ये। तो बाय डिफॉल्ट जब डाइस थ्रो होते हैं वो खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, केस सारे सेम ही रहेंगे सबके लिए, 6 वेज में से। नहीं आ रहा समझ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रॉब। तो अगर मैं ऐसे में केस बनाने बैठू ना, बहुत सारे बन जाएंगे। उससे कहा एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। तो पहले में आ सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में नहीं आया, फिर पहले में नहीं आया, दूसरे में आया, तीसरे में नहीं आया, चौथे में नहीं आया, पांचवें में नहीं आया, फिर पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आ गया, चौथे में नहीं आया। और पहले तो इसी के खुद के कई सारे वेज। फिर 2 बार आ सकता है, 3 बार आए, 3 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आया, 1 बार नहीं आया, 5 बार आया। बेटर क्या है, बेटर क्या, उल्टा सोचो। जब बहुत सारे केस निकले उल्टा सोचो, क्या क्या कह रहा है वो, कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस की है ना, एटलीस्ट वंस एक बार 6 आना चाहिए। तो मैंने पता क्वेश्चन में क्या मान लिया, पहली बार उछाला ना आया जी,
दूसरी बार में भी ना आया जी, इंडिपेंडेंट है, नहीं आया समझ। तीसरी बार में भी ना आया जी, चौथी बार में भी ना आया जी, पांचवी बार में भी ना आया। और वो क्या कह रहा पर क्वेश्चन में, एक बार तो ले हो भाई, एक कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तुमने कहा आ जाएगा, हटाई से उस केस को पर्टिकुलर हटा दिया जो टेंशन दे रहा था, उल्टा सोचा इससे में। वरना केस पता है बहुत कम से कम कितने बेस बनेंगे, 5C1 5C2 5C3, 10 10 10 5 5 और 5C4 5 5C5, 26 केस बनेंगे। 5 5 10 10 10 20 31 केस बनेंगे। 31 केस बनाने बैठे हैं, उससे बेटर क्या 32वां निकाल और 1 में से माइनस कर, टोटल कॉम्बिनेशन लगा के करना पड़ जाएगा उसे। और उसके लिए हम सीखेंगे बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन से कैसे करते हैं। अब ये तो क्लियर है ना, इस अब यहाँ से समझ जाओगे। पहली बार में भी ना आया, ना आने की तो 5/6 है ना, एक 1/6 ना आने की, फिर ना आया ना आया ना आया और ना आया। सीबीएसई वाले से यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को जब ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, और आईएससी वालों को कैलकुलेटर लाओ फटाफट कर लेंगे। आया समझ, बोलो हाँ। मुझे बस एटलीस्ट वंस बताना था। इसमें भी यही बोला गया एन डाइज है, एन डाइज में अब क्या हो जाएगा 5/6 की पावर n हो जाएगा। अब वो कितनी बार थ्रो करा, ना होने की 5 और 6 और n हो जाएगा, 1 में से माइनस। क्लियर है। इसके सेकंड पॉइंट का आंसर क्या हो गया, n थ्रो करने की वजह से 1 - 5/6 की पावर n टाइम्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। पीडीएफ में आपको रात को सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्लीज 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 अपनी बुक से पहले एग्जांपल्स करने की कोशिश करना, नहीं तो सेकंड एक्सरसाइज तो हो ही चुकी थी पहली, थर्ड एक्सरसाइज आईएससी वालों को और सीबीएसई वालों को सेकंड एक्सरसाइज विद एग्जांपल, कोशिश करो विद एग्जांपल, जिससे एग्जांपल भी अगर डाउट आते तो पहले ही क्लियर हो, ना कि बाद में पेपर के टाइम से, ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस करके लाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे।